हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह नागरिकता विषय पर आधारित है। नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अब जैसे कि नागरिकता कहते किसे हैं, जैसे कि भारत की नागरिकता क्या है। भारत की नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका की नागरिकता दोहरी है, वहाँ राज्यों की नागरिकता मिलती है, फिर उसके बाद राष्ट्र की मिलती है। जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है। यहाँ केवल एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। अब जैसे कि है कि नागरिकता किसे कहते हैं, कि नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता किसे कहते हैं, तो नागरिकता जो है वो किसी भी व्यक्ति की एक उस राज्य से संबंधित संबंध होते हैं। नागरिकता की कोई अलग से अवधारणा नहीं है, बल्कि ये अवधारणा जो है वो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, मूलभूत नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक तरह से यह देखा जाए तो नागरिकता एक व्यक्ति और एक राज्य के बीच का एक ऐसा संबंध है जिसमें व्यक्ति की राज्य के प्रति निष्ठा होती है और उस निष्ठा के बदले में राज्य उसे संरक्षण प्रदान करता है। जैसे जिस समय राजतंत्र था या उस समय लोकतंत्र नहीं था, उस समय भी व्यक्ति और राजा के बीच के संबंध होते थे। उस समय किसी भी व्यक्ति को किसी खास संगठन या ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता था, जहाँ की उसे कुछ विशेष प्रकार का अधिकार या कर्तव्य मिलता था। इसलिए नागरिकता की एक परिभाषा ये भी है कि साझा हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए किसी संगठन की सदस्यता प्राप्त करना नागरिकता है। लेकिन धीरे धीरे आम लोगों के द्वारा मूलभूत अधिकारों या व्यक्तिगत अधिकारों की मांग शुरू हुई, जिसे कि सत्ता पक्ष द्वारा भी मान लिया गया। जैसे कि ब्रिटेन ने 1689 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया, जिसके तहत राजा की शक्ति को कम कर दी गई और संसद की शक्ति को बढ़ा दी गई। साथ ही अनेकों नागरिकों के अधिकार लोगों को दिए गए। इसी तरह 1789 में जो फ्रांस में जो क्रांति थी, उसका भी यही उद्देश्य था कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा ने जोर पकड़ा, जिससे साझा संस्कृति, इतिहास, भूमि क्षेत्र के आधार पर एक समान पहचान स्थापित करने पर जोर दिया गया। कहने का अर्थ है जैसे जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सामूहिक नागरिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती चली गई, वैसे वैसे राजतंत्र कमजोर हुआ और लोकतंत्र के मूल्य मजबूत होते चले गए। इस तरह से व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों में बदलाव आया, क्योंकि अब राज्य एक स्वतंत्र संप्रभु संगठन के रूप में कार्य करने लगा और उस संगठन में रहने वाले लोगों पर जिम्मेदारी आ गई कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहें। इसलिए राज्य ने अपने सदस्यों या उस राज्य क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कुछ विशेषाधिकार और जिम्मेदारी दी। इस तरह से ये लोग वहाँ के नागरिक कहलाने लगे, क्योंकि जिन्हें जो विशेषाधिकार और जिम्मेदारी प्राप्त है वह राज्य क्षेत्र के बाहर के लोगों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बाहरी लोग विदेशी या एलियन कहलाए। संक्षिप्त में कह सकें कि जो किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं और राज्य के प्रति जिनकी निष्ठा होती है, उसे नागरिक या सिटीजन कहा जाता है। ऐसे लोगों को देश के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यही अधिकार जब किसी दूसरे नागरिक को नहीं मिलता है तो उसे विदेशी कहा जाता है। ये विदेशी किसी न किसी देश के नागरिक होते हैं और उस देश के प्रति उनकी निष्ठा होती है, इसलिए उनके पास उस देश का पासपोर्ट होता है। उस व्यक्ति को अगर किसी अन्य देश में जाना हो तो पहले उस देश से अनुमति लेनी होगी, जिसे हम वीज़ा कहते हैं। उसके बगैर वीज़ा या पासपोर्ट के अगर कोई किसी और देश में रह रहा है तो उसे अवैध प्रवासी कहा जाता है। इसके अलावा वह लोग जो युद्ध, हिंसा, संघर्ष या उत्पीड़न से भाग गए हैं और दूसरे देश में सुरक्षा खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके किसी और देश में शरण लेते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होता है,
लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक नहीं होता है तो उसे राज्यविहीन या स्टेटलेस कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के भारत में यह नियम है कि यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारत का नागरिक होगा जब या तो उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या फिर दोनों में से एक का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। लेकिन मान लीजिए कि एक पुरुष जो भारत का नागरिक है और दूसरा एक अमेरिकी युवती जो भारत में अवैध तरीके से रह रही है। अब इन दोनों का अगर बच्चा होता है तो बच्चा ना तो अमेरिका का नागरिक होगा ना ही भारत का, यानी कि वो राज्यविहीन होगा। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में अभी तक 1,20,00,000 लोग जो हैं वो राज्यविहीन हैं, जबकि शरणार्थियों की बात करें तो विश्व में इनकी संख्या 2.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखें कि शरणार्थी भी राज्यविहीन हो सकते हैं, लेकिन सभी शरणार्थी राज्यविहीन नहीं होते हैं। अब है भारत के संदर्भ में विदेशियों के अधिकार, मतलब भारत के नागरिकता संबंधी विदेशियों के अधिकार कि विदेशी नागरिकों के क्या अधिकार हैं। विदेशी नागरिकों के क्या अधिकार हैं। अनुच्छेद 15 विदेशियों को भी मिलता है। इसके तहत धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी कि विदेशियों को इन आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी कि सरकारी नौकरियों में विदेशियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। फिर है अगला अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 है के तहत जो स्वतंत्रताएं हैं, स्वतंत्रताओं का अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी कि वो हमारे देश में आकर स्वतंत्रता की उस स्तर पर प्रयोग नहीं कर सकते जो कि हम करते हैं। अगला है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी कि इन लोगों को भाषा, लिपि या संस्कृति भारत में बची रहे या ना रहे, इससे हमारे संविधान को कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा ये लोग मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, इन लोगों को टैक्स भी नहीं देना होता है और देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं रहना है। लेकिन यहाँ रखिए कि भारतीय मूल के विदेशी को इन सामान्य विदेशियों से भी कुछ अधिक अधिकार मिलते हैं। फिर है नागरिकता से संबंधित जो है नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इनको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि आप किसी देश के किसी भाग से आप क्यों ना हो, आप भारत के ही नागरिक होंगे, उस क्षेत्र विशेष के नहीं हैं। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसके तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक 7 अनुच्छेद आते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है कि इन अनुच्छेदों में उन्हीं लोगों की नागरिकता की चर्चा की गई है जो आज़ादी के समय देश के नागरिक बन चुके थे या फिर बनने वाले थे। इसके बाद जन्मे लोगों के लिए देश में आने वाले अन्य नए लोगों के लिए नागरिकता की व्यवस्था के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक संविधान लागू होने के दिन तक जिसको नागरिकता मिल चुकी थी उसके बारे में, मतलब अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक संविधान लागू होने के दिन तक, मतलब कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक उनका जिक्र है जिनको संविधान लागू होने के दिन तक नागरिकता मिल चुकी थी, उनके बारे में दिया गया है। बाकी संविधान का जो भाग है वो हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।